हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम किसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे जीएस प्रीलिम्स 2024 की। काफ़ी बच्चों ने काफ़ी प्रिपरेशन की होगी, हर एक तरह के मॉक्स भी लगाना शुरू कर दिए होंगे। अभी भी कईयों की प्रिपरेशन अच्छी तरह नहीं भी हुई होगी और वो सोच रहे होंगे डबल मॉक्स कर दें या ट्रिपल मॉक्स कर दें, है ना। ये सब बच्चे अभी सोच रहे हैं, बट चलो ये भी एक अच्छा आइडिया है ना। इसीलिए मैंने इस चैनल में क्या कर रहा हूँ, मैं इस चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको दूंगा, जिसमें कि आपको थोड़ा आसान हो जाए कि आप जो पेपर रियल पेपर आएगा उसमें कैसे आप जो चैलेंजेस है उसको फेस कर पाएंगे और उसकी तरह जो अपने आंसर्स होंगे उसको दे पाएंगे। चलो हम इस वीडियो में पहले इस चैनल में ही जो बात कर रहे हैं पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं, यानी कि अब हम 1995 का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, वैसे 1996 का, ऐसे चलते चलते हम जो करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे देखेंगे। हम इसमें चेंजेस देखेंगे कि पुराने समय से नए समय में क्या चेंजेस आए। वैसे तो इतनी बड़ी चेंजेस भी नहीं देखनी, बट चलो इससे आपका जो माइंड होगा वो डाइवर्स और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पता लग जाएगा पुराने समय में कैसे आते थे और उसको कैसे अब वो मोल्ड करके नए समय में आंसर बनाए जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द इंटरिम गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट थी फॉर्म्ड इन 1946, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो कौन थे। ये तो सिंपल ही आंसर है, ये तो मोस्टली जिन्होंने शुरुआत में ही अपनी बुक पढ़नी शुरू कर दी है हिस्ट्री की, उन्हें पता होगा कि इसका आंसर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है ना। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट हम बात करते हैं टू मोर, यानी कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ भी हैं। कौन कौन से, एक तो है सी राजा गोपालचारी, मैं इधर लिख देता हूँ। जो सी राजा गोपालचारी थे वो क्या थे, वो भी थे हेड ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, वो क्या थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ओके, ये एजुकेशन के हेड थे। ओके, तो आप इन चीज़ों को जरूर याद रखना कि ये जो सी राजा गोपालचारी थे, यानी कि जो पढ़े लिखेगा वही राज करेगा, सिंपल सी बात ये है। वैसे ही जो ये थे, यानी कि ऐसे याद करना, जो पढ़े लिखेगा वही राज करेगा। ऐसे ही जो राजा गोपालचारी थे वो क्या थे, एजुकेशन उन्होंने की थी, यानी कि हेड थे एजुकेशन डिपार्टमेंट के। अब बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब प्रसाद प्रसाद में तो ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह ही मिलते हैं। वैसे ही जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अगर इनकी मिनिस्ट्री भी पूछ ली जाए तो इसे याद रखना, यानी कि प्रसाद, यानी कि ये फूड वगैरह से रिलेटेड है। प्रसाद क्या है, फूड। वो क्या थे, वो थे फूड एंड एग्रीकल्चर। यानी कि अगर प्रसाद में अगर कई बार क्या मिलता है, केला सेब वगैरह सब कुछ मिलता रहता है ना, जब आप मंदिर में भी जाते हो तो ये सब चीज़ें ही मिलती हैं। तो वही, ये अपने राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये क्या थे, हेड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ओके, यो हेड थे। ओके, ये याद जरूर रखना। ठीक है, ये किसके लिए, प्रसाद का याद रखना। प्रसाद मतलब खाने पीने से रिलेटेड, यानी कि फूड। और जो राजा गोपालचारी जो पढ़े लिखेगा वो क्या बनेगा, वही क्या बनेगा, राज करेगा, है ना। वैसे ही जो राजा के लिए अगर आपने लेना है तो वो हेड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट का करना है। और अगर जो राजेंद्र प्रसाद जी है, प्रसाद की बात होगी तो आपने फूड वाले के साथ करना है। चलो हम बात करते हैं अगला। हुगली वॉज यूज फॉर एज अ बेस फॉर पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल वाज, यानी कि क्वेश्चन में दिया है कि हुगली कहाँ है। पहले तो ये अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि जो हुगली है वो कहाँ पर है, आपने बताना है बे ऑफ बंगाल में थी। ये हुगली थी, वो कहाँ पर थी, बे ऑफ बंगाल में। ये देखो नीचे एक छोटा सा मैप भी दिया है, यानी कि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से आ गया ना। ये देखिए इतना इतना एरिया वगैरह, है ना। यहाँ पर आपको क्या है, हुगली जो है वो वाली एरिया की बात की गई है। चलो अब हम बात करते हैं। वैसे वो तो चलो दूसरा मैप है, वो भी क्वेश्चन है, वो पुराने समय का इसलिए है। बट अब ऐसे के क्वेश्चन बहुत ही कम चांसेस ही हैं, वैसे तो आते ही नहीं है बट कई बार आ भी जाते हैं। जो हुगली था वो था किसके बेस था, पायरसी का। पायरसी का वो पोर्तुगीज। अब कई लोग पायरसी का मतलब भी समझ रहे होंगे, कई लोगों को पता भी होगा, कई लोगों को नहीं भी पता होगा। यानी कि ये लूटपाट करते थे, ये जो पोर्तुगीज थे ये लूटपाट करते थे। वो कहाँ पर रहते थे, ज़्यादातर हुगली में उन्होंने अपना बेस बनाया हुआ था। और ये बात कब की है, 1631 से 32। उनकी बत्ती जल गई थी, यानी कि उनकी बत्ती जल गई थी कि मैं जाके पायरसी मतलब कि क्या करे, चोरी चारी करे। इस चीज़ के लिए उनकी बत्ती जली थी दिमाग की। तो इतना याद हो गया, अगर इतना समझ आ गया है पुर्तगीज़ का। तो अब हम बात करते हैं कि जो मीर सॉरी मीर कासिम की मैं बात करने लगा था, सॉरी।
मीर कासिम भी दिमाग में ही रहता है हमेशा ही। अच्छा, कासिम खान जो थे वो गवर्नर थे बंगाल के उस समय। कौन थे? कासिम खान थे वो बंगाल के। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। कासिम खान जी थे जो, वो थे गवर्नर बंगाल के। ठीक है। तो ये बात जब कासिम खान के समय की है, और ये समय कब का है? शाहजहां का ही है। ठीक है। और जो ये कासिम खान थे, जो गवर्नर थे बंगाल के, ये शाहजहां के समय की बात हो रही है। उन्होंने क्या किया था? पुर्तगीज को सबड्यू भी कर लिया था, सबड्यू कर लिया था। ठीक है। उन्होंने किया था सबड्यू। किन्होंने? किन्होंने किया था? कासिम खान ने। ये चीज़ आप अपने दिमाग में घुसा लीजिएगा। आप याद रखना कि कस लिया था कासिम खान से, कस लिया लाइक। ठीक है। थोड़ा सा जुकाम हो गया, उससे थोड़ा सा अरेंज कीजिएगा, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ थोड़ा सा खांसी आने लगती है, फिर थोड़ा साइलेंट रखना पड़ता है अपने आप को। चलो अब बात करते हैं मोदी स्क्रिप्ट। अब मोदी स्क्रिप्ट, अब देखो ये तो 1995 की बात है। मोदी जी तो अभी बहुत प्रचलित हुए हैं, बट ये 1995 में क्वेश्चन आया था कि मोदी स्क्रिप्ट था वो है क्या। एम से मोदी और एम से ही मराठा याद कर लेना, क्योंकि मोदी मराठा से ज़्यादा सिमिलर मिलते ही हैं, है ना। तो जो मोदीज थे ये मराठास की। ठीक है। इसका आंसर तो मैंने वैसे ही आपको बता दिया। मोदी किसके साथ मैच मैच करेगा? मराठास के साथ। ठीक है। और जो ये मोदी स्क्रिप्ट है ना, ये जो मोदी स्क्रिप्ट है, इसका क्या रिलेशन है भाई? ये है क्या? मोदी स्क्रिप्ट है क्या? ये किसी ने सोचा है? मोदी स्क्रिप्ट जो है वो मेनली यूज़ किया जाता था, वो बहुत ज़्यादा, यानी कि मेनली मेनली यूज़ किस लिए यूज़ किया जाता था? इन मेंटेनिंग क्या मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाएगा? पहली बात तो भाई, द रेवेन्यू, रेवेन्यू जितनी भी आमदन वगैरह है, किसकी? रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, यानी कि ये याद कर लीजिएगा। यानी कि इसका जो मेन फंडा है मोदी स्क्रिप्ट का, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का था। मोदी स्क्रिप्ट, ओके। आप इस चीज़ को अपने गांठ बांध लीजिएगा। अब आपको इसमें से कोई डाउट नहीं होना चाहिए मोदी स्क्रिप्ट के बारे में, कि जो मोदी स्क्रिप्ट था वो एम्प्लॉयड था किस डॉक्यूमेंट में? मराठास डॉक्यूमेंट में। और इसका मेन पर्पस क्या था? क्या था भाई मेन पर्पस? वही कि इसका जो मेंटेन करना, क्या मेंटेन करना, क्या मेंटेन करना? बोलिए, मन में दोहराइए ना बातों को। अगर आप जितना रिकॉल करेंगे ना, उतना ही फ़ायदा होगा। आप अपने जो अपने प्रीलिम्स है उसमें ज़्यादा अपना एडवांटेज ले पाएंगे दिमाग का। मेंटेन करना रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। चलो अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देखें, इसमें से आपको फिर टाइम आपका कम वेस्ट होगा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा, जिसमें की है द प्लेसेस मार्क 1 2 3 4, यानी कि ये 4 प्लेसेस के नाम दिए हैं। रिप्रेजेंट द सीट्स ऑफ पावर ऑफ, किस किस की पावर्स है? सिंपल सी बात है, जो इसका आंसर है वो तो अपने पास ये आ गया। ठीक है। अब आंसर को छोड़ के हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग को लिख लेते हैं। पहले सिंधियासीज है, फिर होलकर्स है ना, फिर गायकवाड़ है, और फिर क्या है? भोंसले। चलो इन तीन जो चार चीज़ें हैं, इसका रिलेशन देखते हैं क्या क्या रिलेशन है। मेनली जो सिंधियासीज है, यानी कि सिंधियाज है, ये ग्वालियर के साथ है। ठीक है, कनेक्टेड। यानी कि जो सिंधियाज है वो ग्वालियर है, यानी कि संडे जो है सिंधियास वाले जो है सिंध, ठीक है, वो ग्वालियर है। ठीक है। ये वैसे मैं पढ़ाने की मकसद से है, एंटरटेनमेंट के, कोई मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा। मतलब कि जो सिंध वाले लोग हैं वो थोड़े गवार लाइक ऐसे कह सकते हैं मजाक के तौर पर। वैसे ये मेरा कोई वो किसी को हर्ट करने का मतलब नहीं है। और वैसे ही अब बात करते हैं होलकर, यानी कि ये इंदौर है। ठीक है। होलकर क्या है? इंदौर, यानी कि इंदौर। इंदौर का मतलब पता है? यानी कि इंडोर से आउटडोर जाने के लिए आपको छेद करना है, होल करना है। होल कहते हैं ना हम, कि होल कर देने के आगे जाने के लिए, पीछे जाने के लिए। वैसे ही इंदौर से याद कर लेना कि होल कर, इंदौर यानी कि आगे आना, यानी कि ये पीछे जाना ऐसे। और वैसे ही ग्वालियर, ग्वालियर जो है वो क्या है? ग्वालियर किसके साथ
संबंधित है, वो किसके साथ है? सिंधियास के साथ। और इंदौर किसके साथ है? होलकर के साथ। अब बात करते हैं गायकवाड़। गायकवाड़ किससे होगा? वो बड़ौदा। गायकवाड़ यानी कि हम आजकल क्या कहते हैं, आजकल सभी लोग क्या करते हैं, गाना गा गा के बड़े बन जाते हैं ना, वैसे ही गायकवाड़ किससे होगा? बड़ौदा। ये आपके दिमाग में आ गया कि गायकवाड़ किससे होगा? बड़ौदा। और भोंसले किसके साथ है? नागपुर। भोंसले किसके साथ है? नागपुर। ओके, ये चीज़ों को आप दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा ताकि आपको ये सौखा लगे। ठीक है, अगर आपको किसी को भी मेरे कुछ कंटेंट में कमी लगे गाइस, ज़रूर आप नोट आउट कीजिएगा और मुझे बताइएगा ताकि मुझे भी इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। ठीक है, और ऐसे अपना प्यार दर्शाए रखिए। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? अब देखिए, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर जो है वो मीर जाफर वर्सेस क्लाइव के बीच में हुआ भाई। पहले तो बात है, बक्से की बात हो रही, बक्से में क्या थे? मैंने ऐसे याद किया था, बक्सर जो था, बक्सर, बक्सर में क्या थे? क्या थे? मुरमुरे। वैसे यानी कि मुरमुरे, मैंने मुनरो, मुरमुरे को मैंने मुनरो लिख दिया। ठीक है, यानी कि जब भी बक्सर की बात हुई तो मुनरो लिख दो कि बक्से में मुनरो, यानी कि क्या कर रहा हूँ मैं ही, मुरमुरे लिख रहा हूँ। यानी कि बक्सर में क्या थे? क्या थे? मुनरो, यानी कि मुरमुरे की बात हो रही है। यानी कि एक तो मुरमुरे, ठीक है, और जो बैटल ऑफ बक्सर था वो मुनरो। ठीक है, जो मुनरो थे उन्होंने डिफीट किया था, किसे किसे डिफीट किया था? उन्होंने किया था मीर कासिम। यानी कि बक्सा कसा हुआ था ना, नहीं तो मुरमुरे नीचे गिर जाते। मीर कासिम और सुजाउद्दौला, इतना ज़्यादा किया था कि वो, कहाँ गया रेजर, इतना ज़्यादा उन्होंने कसा हुआ था बक्सा कि वो बेचारा बक्सा थोड़ा सूजा सूजा सा लग रहा था। जैसे कि कई बार क्या करते हैं लोग, इतना सारा सामान बीच में वो भर देते हैं कि वो सूज जाता है ना, थोड़ा बड़ा बड़ा लगता है, वैसे वो सूजा हुआ था। यानी कि आप याद रखना कि बक्सर की बात होगी, बैटल ऑफ बक्सर, तो आप तो कह रहे हैं कि मुनरो यानी कि मुरमुरे थे, ठीक है, और बक्सा सूजा हुआ था, मीर कासिम कसा हुआ था, और शाह आलम। और जब ये बक्सा घर आ गया तो सब आराम से शाह बन गए हैं भाई, हम भी खाएंगे शाह आलम। ओके, ये सब चीज़ें याद रखना भाई। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। इसमें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन? अच्छा, हमने उसका आंसर तो दिया ही नहीं है। बैटल ऑफ बक्सर यानी कि शाह आलम, यानी कि और क्या था, सुजाउद्दौला, मुनरो, इसमें से किसी की नहीं बात हुई, मतलब कि ये ऑप्शन तो भाई है ही नहीं, इसे तो क्रॉस कर दो। बैटल ऑफ वॉन दी वॉश, जो वॉन दी वॉश है ये किस में हुआ था? ये इन दोनों में हुआ है। यानी कि जो वॉश किया था वो किसने किया था? वो फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में हुआ था, और जो इंग्लिश थे वो जीत गए थे, फ्रेंच जो थे वो फेल हो गए थे। लाइक आप कह देना हार गए मतलब फेल हो गए थे, फ्रेंच जो थे फेल हो गए मतलब हार गए थे। यानी कि इसका ऑप्शन जो है ये वाला इन्होंने ठीक दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना चाहते हैं ये लोग। सॉरी गाइस, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड आदिवासी वॉज यूज फर्स्ट टाइम एज रेफर टू द पीपल ऑफ बाय। यानी कि जो था ये वर्ड जो था आदिवासी वॉज यूज फॉर फर्स्ट टाइम टू रेफर टू द ट्राइबल पीपल बाय, किसके द्वारा रेफर किया गया था? ये था ठाकर बापा। यानी कि जो सबका बाप है उसी ने नाम देगा ना, वैसे ही आप आदिवासी, यानी कि कोई बच्चा है वो नहीं पढ़ता पढ़ता तो वैसे याद कर लीजिए कि उसका बाप है, उसने कहा कि तू आदिवासी लगता है। यानी कि कोई भी इंसान है उसे क्या कहेगा, तू आदिवासी लग रहा है, कि ये तू कोई भी काम नहीं कर रहा, बेला अनपढ़ बैठा है भाई, तू आदिवासी लग रहा है, यानी कि उसका बापा। ये ऐसे याद कर लीजिएगा कि ठाकर बापा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें मैच द कॉलम्स है। मैच द कॉलम्स यानी कि मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपने बस करेक्ट आंसर सॉल्व करने हैं। चलो देखते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ विलियम 14 बंगाल, यानी कि इसका तो सबको पता होगा क्योंकि ये काफ़ी बार पढ़ा होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें जो इसका ऑप्शन है वो क्या है, देखिए आप। आर्चिबाल्डो परसिवल, ये भी नहीं है। जेम्स एड्रियो भी नहीं है। फिर चार्ल्स कॉर्नवॉलिस, यानी कि जो ये आंसर है ये तो आपको सिंपल ही भाई मिल गया है। ठीक है, ए का क्या बन गया? थर्ड। ये तो आपको चलो मिल ही गया, यानी कि ए का थर्ड ये रहा, और कोई है ये भी नहीं, ये भी नहीं, मतलब कि आपके पास ए, यानी कि ऑप्शन में ही आंसर आ गया। पहला ऑप्शन ही चेक किया तो भाई आपका आंसर आ गया। ये तो था 1996। सॉरी भाई, थोड़ा सा
1996 का क्वेश्चन पेपर था। इसके करके क्या हुआ, ये तो सिंपल इसमें आंसर आ गया। ओके, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, बट हम सभी पॉइंट को एक बार देख लेते हैं। ये तो ए का ऑप्शन क्या बन गया, 3। अब बी का ऑप्शन देखते हैं। बी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो था अंडर चार्ल्स एक्ट 1833, यानी कि इसका क्या था, सेकंड का ये था जेम्स एंड्रयू। अब जेम्स एंड्रयू था इसका। अब इसका भी किसी को कोई डाउट है, क्योंकि ये जेम्स एंड्रयू, तो आपको पता है कि जो जेम्स एंड्रयू थे वो, उन्होंने क्या किया था, वो फर्स्ट मार्कर ऑफ डेलोजिया थे, जिन्होंने सर्व किया था। कब तक सर्व किया था जेम्स एंड्रयू ने, इनका जो सर्विंग पॉइंट ही था वो 1848 से लेके 1848 से लेकर कब तक था, 1856। तो ये इनका सर्विंग पॉइंट था। तो इसका तो सिंपली आपका आंसर बन जाना चाहिए था। मतलब कि ये 2 पॉइंट से आपको सारा आंसर क्लैरिफाई हो गया। आप बात समझ रहे हो, पॉइंट को पकड़िए कि आपको ना मेन डेट लाइन याद रखनी पड़ेगी थोड़ा बहुत, कि आप कर कैसे रहे हो पेपर में। पेपर में आपको सॉल्व करने की ट्रिक बतानी चाहिए बस, कि आपको जो पॉइंट्स हैं वो आपको समझ आ रहे हैं या नहीं। हमें पूरा आंसर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो हम तभी भी आगे पॉइंट अगर आपको देखना है हम देख लेते हैं और भी कोई। ठीक है, जैसे कि अब जो सी है, सी, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया, यानी कि ये अंडर इंडियन एक्ट 1858। यानी कि आपको ना ये जो एक्ट्स हैं, ये वाले एक्ट्स, ये पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। इसके बगैर जो आंसर है वो आना ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए कि जो मर्जी हो, आपने जो एक्ट्स हैं उनको अच्छी तरह समझ के फिर पढ़ के फिर उसे रिवाइज करते रहना है। नहीं तो यार भूल जाते हो, सभी भूल जाते हो, मैं भी भूल जाता हूँ। मैं कितनी बार तो रिवाइज करता ही रहता हूँ, है ना, टाइम टाइम से, इसलिए मुझे याद रहते हैं। बट एक्चुअली अगर मैं भी रिवाइज ना करूँ, मैं भी कोई वो थोड़ी हूँ मशीन की एक बार बस सेव कर दी फाइल और मैंने डाउनलोड करके बस बोलना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, हर एक इंसान है वो भूल जाता है एक समय के बाद। इस चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, इसके नोट्स बना लीजिए और इसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिवाइज ही एक पावर है जिससे आप क्या होगा, अच्छी तरह जो मार्क्स हैं वो सक्सेस कर सकते हो, ले सकते हो। अब बात करते हैं हिज प्रिंसिपल, यानी कि हिज प्रिंसिपल, वेट सेकंड, मुझे वो, हिज प्रिंसिपल फोर्ट वाज सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, यानी कि जो उसका प्रिंसिपल था वो क्या था, कि सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म लाना। ही रिलाइड अपॉन लेजिस्लेशन टू डू अवे हिज सोशल इल्स एंड वर्क unnecessarily for the eradication of child marriage and the पर्दा सिस्टम, यानी कि पर्दा सिस्टम जो था, समझ रहे हो ना, पर्दा सिस्टम पुराना समय की बात की जा रही है। और टू इंकरेज कंसिडरेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स एज नेशनल स्केल एंड इनॉर्गेटेड द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस which for many years met the annual session along with the national इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, ये सब बात किसके बारे में की गई है, पहले तो ये बात की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जो अपने जो ये आंसर है, मैं इसका आंसर मैं आपको सिंपल सी बात है इसके बारे में बता देता हूँ। ये महादेव गोविंद रानाडे है। जो महादेव गोविंद रानाडे थे, ये काफ़ी फेमस हुए हैं। इस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूँ, इनके बारे में आप एक छोटा सी बात लिख ही लीजिए। उन्होंने क्या किया है, महादेव गोविंद रानाडे जी ने एक चाइल्ड मैरिज, ओके, ये चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, ठीक है, विडो रीमैरिज, और वुमेन राइट के लिए, यानी कि स्पेशली वुमेन राइट के लिए बहुत काम किए। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। ठीक है, इन्होंने कौन कौन से किए हैं, एक तो हो गया चाइल्ड मैरिज, वुमेन री मैरिज एंड वुमेन राइट। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मुड़ते हैं, यानी कि ये अब अपने को पता लग गया ना इनके जो काम है, कि चाइल्ड मैरिज एक हो गया सीएम, यानी कि महादेव रानाडे जी को सीएम भी बना सकते थे। ठीक है, WR और WR दोनों ही याद रखना, यानी कि वर वर 2 बार हो गया, यानी कि ये वर के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं इसलिए। ये महादेव गोविंद रानाडे जी ने एक चाइल्ड मैरिज, अगर पेपर में भी आ गया ना मेंस में, तो आपने एक चाइल्ड मैरिज के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देनी है कि उन्होंने क्या क्या काम किए थे, लाइक, है ना, कि उन्होंने चाइल्ड्स के बारे में बहुत सारे काम किए, और विडो मैरिज पर भी थोड़ा सा फोकस रखा है। ठीक है, और कुछ जो था वो वुमेन राइट्स पर भी काम किया है। तो ये सब चीज़ को अगर आप मेंशन करोगे तो काफ़ी अच्छे आपको मार्क्स जो है वो पेपर में मिलेंगे। चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं, जिसमें क्या है कि ये पूरा दिया हुआ है, द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट,
like here I'll just take a note of this. ओके, ये लिखा है द मार्वल ऑफ द सेंचुरी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिकल पिक्चर्स, ये सब आपको पूरा दिया हुआ है ना। अब भाई ये देखो, ये 1996 की बात चल रही है, 1996 का क्वेश्चन है, मतलब यूपीएससी में आया 1996 का, ठीक है। बट इन्होंने आंसर ऑप्शन में क्या अभी देखते हैं हम क्वेश्चन क्या मीन। अपील्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 7 अगस्त, 7 अगस्त को ये अपील किया गया था, दिया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं, अपीड किया गया था, अपीड यानी कि दिखाया गया था इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड, यानी कि कब का है ये, उन्होंने ये चीज़ पूछ ली है। इसके बारे में अब पूछना और हमें अब इसके बारे में पता तो किसी को नहीं होता, क्योंकि इतना तो अब कोई बारीकी में जाता नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी दे देते जाते हैं, बट मैं इसका आंसर सिंपल सी बात है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो देख ही लेते हैं। जो इसका आंसर बन गया वो कितना बना है, डी। ओके, और ये जो था ये फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट थी भाई, ये फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट थी, ठीक है। इसका पूछने का ये रीज़न नहीं था, ये फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट थी। ओके, और कहाँ पर थी, ऑफ सिनेमा, ऑफ इंडियन सिनेमा, यानी कि ये इंडियन सिनेमा इन टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, ये इंडियन सिनेमा इन टाइम्स ऑफ इंडिया आप याद रख लेना। ओके, क्योंकि ये इंडिया में ही था, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। ओके, और ये कब की बात है भाई, ये 7 अगस्त और 1800, यहाँ पर मैं पूरी डेट भी मेंशन कर देता हूँ आपको अगर किसी को डाउट हो तो। 7 अगस्त, क्या हो गया ये पेन को भी, ये तो बीच में चलना ही बंद कर देता है। 7 अगस्त, और ये डेट आपके पास बड़ी हुई है, ये देखिए, ये इधर से आप देख लीजिए, ठीक है। ये तब किया है, यानी कि ये जो इतना बड़ा नोट है ना, ये सिंपल सी बात है कि ये एक एडवर्टाइजमेंट थी, वो भी कहाँ पर, ऑफ इंडियन सिनेमा इन टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये डेट थी जो 7 अगस्त 1896 की। अब चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन क्वारल ऑफ इंडिया प्रिंसेस विद द व्यू ऑफ एक्वायर टेरिटरीज, यानी कि किसने लिया था भाई पार्ट, ये तो सबको पता होगा कि डुप्लेक्स ही है, ठीक है। तो इसका क्या है आंसर, डुप्लेक्स, यानी कि जितनी भी टेरिटरीज की बात होती है यार, ये डुप्लेक्स ना ये डुबाने वाला ही काम करता था, मुझे सिंपल सी बात यही लगती थी। इसलिए अगर कई बार आ भी जाता था ना आंसर में ये डुप्लेक्स का नाम, तो ये मुझे पता लग जाता था कि ये डुबाने वाला ही है। बट चलो देख लेते हैं, जो डुप्लेक्स था, ये डुप्लेक्स था, उसने क्या किया था, वो सक्सीड किया था किससे, डुप्लेक्स ने जो थी वो सीट सक्सीड की थी किससे, दुमास से, ठीक है। पहले तो बात है भाई, डुप्लेक्स जो था उस डुबाया किसको था, उसने किसको डुबाया था, इसके बारे में किसी को पता है। डुप्लेक्स ने फ्रेंच, यानी कि वो फ्रेंच गवर्नर था डुप्लेक्स, ठीक है। ये मत सोच लीजिएगा कि वो इंग्लिश है, यानी कि डुप्लेक्स मतलब डुबाने वाला था वो फ्रेंच को, क्योंकि फ्रेंच बेचारी ज़्यादा राज नहीं ना कर पाई, इसीलिए। और ये गवर्नर जो था ये पुडुचेरी के थे, ठीक है, पुडुचेरी। और इसका जो एम्बिशन था ना, इसका जो एम्बिशन था किसका, डुप्लेक्स का, ये क्या था, डुप्लेक्स का जो एम्बिशन था कि उसे एक्वायर करनी है, एक्वायर क्या करनी है, वास्ट इंडियन टेरिटरीज, उसको इंडियन टेरिटरीज एक्वायर करनी है, ठीक है। मुझे पता लग गया था कि ये इंडियन टेरिटरी करेगा, अगर मैं उस समय होता ना, शायद मेरे पास इतना नॉलेज ना होता जितना मैं पढ़ पढ़ के आ रहा है। बट हाँ, कुछ ना कुछ तो होता है इसके बारे में कि भाई ये डुबाएगा जरूर, नाम से पता लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं हम इसमें क्या क्या बन सकता है। जैसे कि उसने जो था ये इंडियन टेरिटरीज पर क्या करना था, एक्वायर, कब्जा करना चाहता था, एक्वायर मतलब एक्वायर। और इसका जो पर्पस था क्या था, क्या था इसका पर्पस, कुछ पता है आपको। इसका था कि ये बिल्ट करेगा ट्रूप्स, नेवी, यानी कि ये जो डुप्लेक्स था ये बिल्ट करेगा आर्मी, आर्मी ऑफ नेटिव, नेटिव भाई ये क्या हो रहा है, नेटिव ट्रूप्स, ओके, ट्रूप्स। और इसे इसने उनको जो ट्रूप्स थे उनको कहा क्या, कॉल्ड क्या, कॉल्ड का मतलब यानी कि कहा क्या था उन्हें, सिपॉइज, उनको क्या कहा था, सिपॉइज, जो ये आर्मी ट्रूप्स थे उनको क्या कहा, सिपॉइज। यानी कि ये चीज़ों को आपको गांठ बांधना पड़ेगा, दिमाग में लगाना पड़ेगा, ये चीज़ क्या आई, क्यों हुआ क्या, ये बेसिक वगैरह तो आपको पता होना चाहिए। इसके बगैर बाकी आप करोगे तो वो तो मुश्किल ही आएगी। चलो हम लास्ट क्वेश्चन पहले देख लें यार, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है ना। और मुझे पता है 11:15 भी हो गए हैं रात के, तो काफ़ी बच्चे सो भी रहे होंगे
और काफ़ी तो उठ के अभी भी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि प्रीलिम्स भी पास ही आने वाला है, क्योंकि दिसंबर अब ख़त्म होने वाला है। चलो हम बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन क्वारल ऑफ इंडियन प्रिंसेस विद। ये तो मेरे ख्याल से हो गया ना डुप्लेक्स वाला। अच्छा, मैं भी क्या कर रहा हूँ यार। अच्छा चलो, अब हम बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। इसमें क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग लैंडमार्क इन इंडियन एजुकेशन। इसमें कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से लैंडमार्क्स हैं। पहले तो हम देख लेंगे, इसको सिमिट्री में लगाना है कि पहले कौन आया फिर कब आया। यानी कि हिंदू कॉलेज और कोलकाता, ये कब बना था भाई, ये 1817 की बात हो रही है। ये कब की बात हो रही है, 1817 की। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर। और ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, ये कब की बात हो रही है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता जो है वो 1858 यानी कि 58 की बात हो रही है। ये एडम रिपोर्ट, ये एडम रिपोर्ट पता है कब की है भाई, ये बहुत फेमस बनी है ये एडम रिपोर्ट। ये कब की है, 1835 से 1838 तीन साल तक की भाई रिपोर्ट है। और ये वुड डिस्पैच, भाई ये तो काफ़ी बार पढ़ा है, 1854 1854 1854, ये तो रट्टा ही लग गया है कि ये 1854 वुड डिस्पैच। अब हमने इसको बस सिमिट्री वाइज लगा देना है, आंसर बन जाएगा। पहले पे क्या बन रहा है भाई, देखिए ध्यान से लगाइए आंसर। पहले पे क्या बन रहा है, यही 17 वाला फर्स्ट पे आ गया। पहले पर ये दो ऑप्शन बन गए, 1 और 2। अब इनमें से देखते कौन सा लग रहा है, पहले पर ये, फिर उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद है दूसरा तीसरा, यानी कि ये बन गया फिर तो, क्योंकि ये तो 54 है। ठीक है, तो ये क्या है 35, यानी कि ये तीसरा, यानी कि यही, ये अपना जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन गया। समझ रहे हो, मतलब कि आपको बस दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। अगर आपको ये चीज़ आ गई ना, तो बस और कुछ तो चाहिए ही नहीं होता यूपीएससी में। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, या अब गुड नाइट बाय बाय कर ले। ये चलो जाते जाते एक क्वेश्चन कर ही लो दोस्तों प्लीज़ क्योंकि अब इसके बाद आपने एक लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भी तो है। एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं इसीलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल नॉवल ड्यूरिंग रिटन ड्यूरिंग द लेटर हॉल ऑफ 19 हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। मैं हॉल पढ़ी जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये राइटिंग मैंने थोड़ा सा ब्लर कर दिया ना उसे। हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, ये कब की भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल नॉवल, कौन सा हिस्टोरिकल नॉवल है, पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसका जो आंसर है वो क्या है भाई, आंसर क्या है, वो है दुर्गेश नंदिनी। ये कौन है, दुर्गेश नंदिनी। जब भी आधे और 19th सेंचुरी की बात होगी ना, आपने ये याद रखना है, हाफ ऑफ 19th सेंचुरी नोवेल की बात हो रही है, वो भी हाफ ऑफ 19th सेंचुरी की। तो आपने याद रखना है कि दुर्गेश नंदिनी। और ये लिखा किसके द्वारा था, क्योंकि भाई ये कोई फेमस पर्सनैलिटी होंगे ना, इसीलिए ये बहुत चर्चित में रही है। इसलिए याद रखना, ये जो नंदी जी थी, नंदिनी जी, ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, चंद्र चटर्जी, ये याद रखिए प्लीज़। ठीक है, क्योंकि इसे अगर आप भूल जाओगे ना तो फिर ये मुश्किल हो जाएगी। और ये लिखा किस में गया था भाई, इन बैंगला, यानी कि ये अगर ऑप्शन में कहीं आ जाए कि हिंदी में, तो भाई आप हिंदी का तो भूल ही जाइए, क्योंकि ये बेंगलुरु की भाषा वगैरह होती है, तो ये बैंगलोर में लिखी गई है। और ये बात कब की हो रही है, ये 1862 से लेकर 1864। भाई अब ये 1862 और 64, आप कह रहे हो कि हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। कई बच्चे तो ये सोचते होंगे कि हाफ का मतलब है, हाफ ऑफ 19th सेंचुरी का मतलब है कि ये 1950 की बात हो रही है। बट नहीं, जब भी हम बात करते हैं ना 19th सेंचुरी, आप एक सेंचुरी यानी कि 1800 में चल जाइए। अगर आप बात कर रहे हैं, सपोज कर लो कि 20th सेंचुरी, तो आपने क्या करना है 19th सेंचुरी में, यानी कि आप 20th सेंचुरी की बात हो रही है तो 1900 की बात हो रही है। अगर ये 19th सेंचुरी की बात हो रही है तो क्या करना है, 1800 में चले जाओ। ओके, अगर ये 18th सेंचुरी की बात हो रही है, अगर 18th सेंचुरी की बात हो रही है तो आप 1700 में चल जाओ। ये ना हो कि आप 1800 में आ जाओ, तो फिर वो गलत ऑब्जर्वेशन मानी जाएगी। ठीक है, तो पेपर में ये चीज़ को समझना है। चलो भाई गुड नाइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही